जाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। अशोक के लघु स्तंभ लेख। देखिए, अशोक ने अपनी राजकीय आज्ञाएं जो है वो जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाई उनको अपन एक प्रकार से लघु स्तंभ लेख बोलते हैं। ये 5 स्थान से अपने को मिलते हैं, यानी कि 5 जगहों से मिलते हैं और प्रत्येक के ऊपर एक या 2 या 3 लाइन इस प्रकार से लिखी हुई, ज़्यादा लाइन्स इनके ऊपर नहीं है, इसीलिए इनको लघु स्तंभ लेख बोला गया है। एक तो मिलता है सांची। सांची कहाँ पे साथियों? यूपी मत कर देना भूल के भी, सांची आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में। फिर एक सारनाथ और एक कौशाम्बी। सारनाथ और कौशाम्बी कहाँ है? यूपी में है। इन तीनों से संघ भेद रोकने की बात कही गई है। इन तीनों के ऊपर संघ भेद रोकने की बात कही गई है। साथ ही कौशाम्बी अपने लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारनाथ का मैं लास्ट में इस वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट कौशाम्बी, इस कौशाम्बी वाले अभिलेख को साथियों रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कौशाम्बी जो है वो एकमात्र ऐसा एक प्रकार से शिलालेख है जिसके ऊपर कारुवाकी या चारुवाकी, जो अशोक की पत्नी है कारुवाकी, उसको चारुवाकी भी बोलते हैं, और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसलिए इसको रानी का अभिलेख कहते हैं। साथ ही इसके ऊपर उत्कीर्ण करवाया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति मुझे भेंट देना चाहता है, सम्राट अशोक बोल रहे हैं कि यदि कोई भी आदमी मुझे भेंट देना चाहता है तो वो मुझे न दे, मेरी रानी को, मेरी सबसे प्रिय रानी को ये भेंट दे। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके कौशाम्बी स्तंभ लेख पर, इसीलिए इसको रानी का अभिलेख कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं रुमनदेही अभिलेख। अब देखिए, रुमनदेही लघु स्तंभ लेख जो है अशोक का, रुमनदेही जो अभिलेख है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप मान सकते हैं इसको। कैसे है देखिएगा। सबसे पहले बात करें, नेपाल के तराई क्षेत्र से प्राप्त होता है। एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो मौर्यकालीन कर व्यवस्था की जानकारी देता है, यानी कि जो टैक्स व्यवस्था थी, टैक्स सिस्टम जो था मौर्य काल में, उसकी जानकारी देता है। एकमात्र ऐसा अभिलेख है, एकमात्र, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एकमात्र ऐसा अभिलेख जो कर व्यवस्था की जानकारी देता है तो वो रुमनदेही अभिलेख है। देखिए, रू से रुपया, भाई कर किस में देते हैं? रुपये में देते हैं। रू से रुपया, रू से रुमनदेही, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। भाई रुपया याद रख सकते हैं, रुपये से क्या रख सकते हैं? रुमनदेही आप याद रख सकते हैं। ठीक है, रुमनदेही अभिलेख। ठीक है, इससे अपने को जानकारी मिलती है कर व्यवस्था की। एकमात्र अभिलेख है। इस अभिलेख के अनुसार अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की तथा लुम्बिनी ग्राम को धर्म कर से मुक्त कर दिया। यानी कि धर्म कर जो लिया जाता था पहले गांवों से या नगरों से, तो उन गांवों को, यानी कि लुम्बिनी गांव जो था, उस लुम्बिनी गांव को इसने धर्म कर से अशोक ने मुक्त कर दिया। ठीक है, इस अभिलेख में लिखा हुआ ऐसा। तथा भूमि कर को 1/4 से घटाकर 1/8 कर दिया। ठीक है, कहीं कहीं 1/6 भी मिलता है, कहीं कहीं 1/4 भी मिलता है। तो साथियों इसमें ऐसा प्रश्न हालांकि बनेगा नहीं, बाकी ये दोनों ही मिलते हैं। बाकी 1/8 कर दिया गया था, 1/6 से घटाकर या 1/4 से घटाकर 1/8 कर दिया गया था, ये उल्लेख भी मिलता है। साथ ही लुम्बिनी गांव को धर्म कर से मुक्त कर दिया था। ठीक है, तो रुमनदेही अभिलेख यानी कि इसमें कर वगैरह की जानकारी मिलती है। इसलिए एक अपन बोल सकते हैं कि ये जो एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि अशोक के अभिलेखों की जो सारी एक प्रकार से जो विषय था कॉमन रूप से वो प्रशासनिक था, यानी कि उसमें उसने अपने नियम वगैरह जो धर्म के पालन के लिए जो संहिता प्रस्तुत की वो लिखवाई इन अभिलेखों पर, यानी कि प्रशासनिक चीज़ों से संबंधित नियम वगैरह थे उसके ऊपर, कैसे जीवन जीना चाहिए व्यक्ति को, ये था। तो प्रशासनिक बातें वहाँ पे लिखवाई गई थी अभिलेखों के ऊपर अशोक के द्वारा। लेकिन रुमनदेही एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसके ऊपर आर्थिक बातें लिखवाई गई, यानी आर्थिक विषय जिसका था। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एकमात्र अशोक का ऐसा अभिलेख बताइए जो जिसका विषय जो है वो आर्थिक था। तो साथियों वो था रुमनदेही अभिलेख, याद रखिएगा इसको। ठीक है, फिर है निगली सागर या निगलवाड़ा सागर लघु स्तंभ लेख। अब देखिए साथियों, ये 5वां अपना स्तंभ लेख है, लघु स्तंभ लेख है, जो नेपाल के तराई क्षेत्र से प्राप्त हुआ। इसमें राज्याभिषेक के 14वें वर्ष कनक मुनि स्तूप संवर्धन का आदेश जो वो दिया गया, और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष कनक मुनि की जो यात्रा जो अशोक के द्वारा की गई, इसका वर्णन इसके ऊपर मिलता है। तो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आपका एक तो रुमनदेही, एक कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख और एक सारनाथ का लघु स्तंभ लेख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये रहा देखिए सारनाथ का। ठीक है, सारनाथ की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद में कुछ जो अभिलेखों पे किन किन पशुओं का अंकन है वो भी अपन देखेंगे। अब देखिए, सारनाथ का स्तंभ लेख जो है, लघु स्तंभ लेख है, उसमें आधुनिक भारत का प्रतीक चिन्ह जो वो एक प्रकार से यहीं से लिया गया है, 4 शेरों वाला। ठीक है, इसके अलावा
अशोक के एकाश्म स्तंभ लेख का सर्वोत्कृष्ट नमूना, एकाश्म यानी एक ही पत्थर से बना है ना, स्तंभ का सर्वोत्कृष्ट नमूना है आपका सारनाथ का लघु स्तंभ लेख। फिर है इसके फलक पर 4 सिंह आक्रामक मुद्रा में पीठ सटाए बैठे। भाई जाहिर सी बात है, जो अशोक के स्तंभ लेख थे वो नीचे से चौड़े और ऊपर से सकड़े थे। फिर यहाँ पे एक प्रकार से फलक होता था, इस फलक के ऊपर किसी पशु का अंकन होता था, लेकिन यहाँ पे ये जो स्तंभ लेख है वो लगवाया गया था अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा, ठीक है, जिसके ऊपर एक प्रकार से जिसके 4 शेर जो वो आपके पीठ सटाए हुए बैठे हुए दिखाया गया है उनको। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए, इसके फलक पर 4 सिंह आक्रामक मुद्रा में पीठ सटाए बैठे हैं, वह एक चक्कर को धारण किए हुए हैं, वह एक चक्कर को धारण किए हुए। इस चक्कर में साथियों कितनी तीलियां हैं? 32 तीलियां, याद रखिएगा, 24 नहीं, गलती कर देते हैं लोग। इस चक्कर में जो चक्कर आपके सारनाथ स्तंभ पर है ना, जो भारत का अभी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी है एक प्रकार से, उसके ऊपर जो चक्र है उसमें आपको 32 तीलियां मिलेंगी। कितनी तीलियां हैं? 32, जबकि तिरंगे झंडे में आपकी 24 तीलियां ही हैं, ठीक है। यह भगवान बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन को एक प्रकार से सूचित करता है या का सूचक है। ये जो चक्र धारण कर रखा है इन 4 सिंहों ने, ये जो चक्र है ये भगवान बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन के सूचक है, ठीक है। अन्य पशु इसके ऊपर जो कौन कौन से देखें, नीचे इसके ऊपर पशु और भी, जैसे हाथी है, घोड़ा है, बैल है, सिंह है। तो एक प्रकार से अगर शेरों की संख्या पूछी जाए तो 5 इसके ऊपर शेर, 4 तो ऊपर हैं और एक चित्र जो वो नीचे बना हुआ है, ठीक है। और एक हाथी है, एक घोड़ा और एक बैल का भी चित्र इसके ऊपर है। फलक के निचले हिस्से पर उत्कीर्ण 4 चक्र हैं, अतः कुल 5 चक्र हैं, यानी कि नीचे 4 चक्र और भी साथियों, ठीक है। एक चक्कर ऊपर है, नीचे 4 चक्कर और हैं। चक्कर में मुख्यतः 32 तीलियां हैं, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 24 तीलियां ली गई हैं। जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लिया गया है उसमें 24 तीलियां दिखाई गई हैं, बाकी हैं तीलियां मूल रूप से, मूलतः कितनी तीलियां हैं? 32 तीलियां साथियों। कितनी तीलियां हैं? 32। लेकिन जो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लिया गया है उसमें कितनी तीलियां दिखाई गई हैं? 24 तीलियां दिखाई गई हैं। और तिरंगे झंडे में जो चक्कर है, अशोक चक्कर जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, हमेशा लगातार आगे बढ़ते रहने का जो एक प्रकार से संदेश देता है, उसमें भी 24 तीलियां लगाई गई हैं। लेकिन मूल रूप से पूछ लिया जाए, वास्तविकता में तो 32 तीलियां साथियों जो है वो मिलती हैं सारनाथ स्तंभ से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। और जो अपना राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह है उसके नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ, सत्यमेव, ठीक है, सत्यमेव जयते, तो ये सत्यमेव जयते साथियों कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद से लिया गया साथियों। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये चीज़ें साथियों लघु स्तंभ लेख में बस इतने ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो अपन ने पढ़ी। देखिए लघु स्तंभ में लेख में क्या क्या आपका 5 हैं, सांची, सारनाथ और कौशाम्बी। सारनाथ और कौशाम्बी को डिटेल से पढ़ना है। रुमनदेही आपका एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें जो वो आर्थिक विषय का एक प्रकार से वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए अभी कुछ बात कर लेते हैं। स्तंभ लेख इधर लिखे हैं मैंने और इधर लिखा पशु आकृतियाँ। तो सांची का जो स्तंभ लेख है आपका जो मध्य प्रदेश में, उसके ऊपर 4 शेरों की आकृति है। सारनाथ वाले यूपी वाले पर भी 4 ही शेर ही, सबको पता है। सांची और सारनाथ जो कि सांची एमपी में और सारनाथ यूपी में है, दोनों के ऊपर 4 शेरों के चित्र हैं। संकीसा यूपी, ये संकीसा भी कहाँ है? यूपी। संकीसा पे किसका चित्र है? हाथी का, याद रखिएगा। फिर है लोरिया नंदनगढ़। लोरिया कहाँ पे साथियों? बिहार, जो चंपारण जिला है बिहार का, वहाँ पे लोरिया है, ठीक है। लोरिया नंदनगढ़ जो स्तंभ लेख है साथियों, इसमें 2 स्तंभ लेख हैं। एक के ऊपर शेर का चित्र है, दूसरे के ऊपर मोती चुगते हंस का चित्र है। फिर है रामपुरवा, ये भी बिहार, चंपारण जिले बिहार में स्थित है। इसमें भी 2 स्तंभ लेख हैं। एक के ऊपर शेर की आकृति है, दूसरे के ऊपर बैल की आकृति है। फिर है लोरिया अरराज, ये बिहार, चंपारण जिले बिहार में ये स्थित है। टूटा हुआ है, परंतु आरपी चड्डा के अनुसार इस पर गरुड़ का अंकन है, यानी कि इसका जो फलक के ऊपर वाला भाग है वो टूटा हुआ है, लेकिन आरपी चड्डा कहते हैं इसके ऊपर गरुड़ का अंकन किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद में है वैशाली का जो लघु स्तंभ लेख है, उसके ऊपर एक शेर की आकृति है।
अब साथियों इम्पोर्टेंट बात यह है, और यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है और यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। ठीक है, देखिए अशोक के कुछ स्तंभ लेख ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई भी लेख लिखा हुआ नहीं है, कोई भी लेख लिखा हुआ नहीं है, यानी बिल्कुल कोरा कागज की तरह एक प्रकार से। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? एक तो कौशाम्बी, एक रामपुरवा, एक वैशाली और एक संकिसा। एक तो वैशाली, एक रामपुरवा और एक कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी, रामपुरवा, वैशाली और संकिसा, कोई भी ट्रिक बना के याद कर सकते हो। ठीक है भाई, कोई भी आप ट्रिक बना सकते हो, उससे इसको याद रख सकते हो। आप अपनी ट्रिक बनाइए। हो सकता है कि वैशाली नाम की लड़की है, उसको शंका आ रही है। ठीक है, इसलिए वह राम का नाम भी नहीं लिख पा रही है। इसमें ऐसे मतलब आप किसी प्रकार से कौशाम्बी और शब्द को शामिल कर लीजिएगा। किसी प्रकार से ट्रिक बना करके अगर याद रखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा। कौशाम्बी, रामपुरवा, वैशाली और संकिसा, ये जो स्तंभ लेख हैं, यहाँ से साथियों जो भी स्तंभ लेख मिले हैं उनके ऊपर कोई भी जो है वो लेख लिखा हुआ नहीं है। कौशाम्बी, रामपुरवा, वैशाली और संकिसा से जो स्तंभ लेख मिले हैं, कोई लेख उनके ऊपर नहीं है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। और उम्मीद करूँगा आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो बातें बताई हैं आपको याद रहेंगी, और ध्यान में रखिएगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं साथ साथ आपको बताता चलता हूँ उनको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें, बाकी चीज़ें भी याद रखें। और जो टेस्ट है आपका वो अपलोड हो चुका है, मौर्य काल का आप लोगों ने टेस्ट दिया भी है। आप अगर आपने अभी तक जो वो उस पैकेज को नहीं लिया, ज़रूर लें साथियों, और आपको फ़ायदा डेफिनेटली उसमें होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।